नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के लिए चुनौती बने राहुल गांधी की, ईडी के छापे पर प्रियंका गांधी के बयान की, जानेंगे उद्धव ठाकरे को कहां से मिली राहत, अडानी ग्रुप को कहां लगा झटका। बात करेंगे कर्नाटक में टीपू सुल्तान के वंशजों के निशाने पर आई बीजेपी की, अजय मिश्र टैनी पर आई मुसीबत की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जोशीमठ में चौड़ी होती दरारों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक पर सख्त हुई केंद्र सरकार। आयुष्मान भारत के तहत पंजाब को मिलने वाले पैसे पर लगेगी रोक। केंद्र का दावा, नाम बदलकर मोहल्ला क्लिनिक किए शुरू, योजना नहीं तो पैसा नहीं। नागालैंड में चुनावी रैली में खड़गे ने बीजेपी पर लगाए आरोप, सिर्फ लोगों के बीच भ्रम फैला रही है बीजेपी के खोखले वादे के झांसे में नहीं आएगी राज्य की जनता। पिछले एक साल में 44 स्टार्टअप फाउंडर ने गंवाई आधी संपत्ति। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा, स्टार्टअप संस्थापकों के समूह को एक साल में $96 बिलियन का हुआ घाटा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 19 अंकों की गिरावट के साथ 60,673 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 17,826 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से राहुल न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। राहुल ने एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने 2024 में पीएम मोदी को हराने के लिए एक खास रणनीति का खुलासा किया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने इटालियन अखबार कोरियर देला सेरा से बात की है और इस बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगले लोकसभा चुनाव, अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को लेकर तमाम दावे किए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इससे एक गर्माहट पैदा हुई है जो कि आपको अपने अंदर देखने देती है, समझने देती है कि भारतीयों का असाधारण लचीलापन कितना ज्यादा है। यात्रा से सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद मिली। राहुल गांधी ने माना कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, लेकिन सीमित स्तर पर। आज जो चिंताजनक मुद्दे हैं वो गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, कोरोना काल के बाद छोटे मध्यम व्यापारियों की परेशानी, किसानों की समस्या हैं, लेकिन इनसे ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। संसद अब काम नहीं करती। मैं खुद 2 साल तक बोल नहीं पाया और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। सत्ता का संतुलन खत्म हो रहा है। न्याय अब स्वतंत्र नहीं है। प्रेस भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। और जब राहुल से 2024 के चुनाव को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विकल्प तैयार करना होगा। राहुल का इशारा मजबूत गठबंधन की ओर था। उन्होंने कहा कि अगर भारत के कोई 2 नजरिए आमने सामने हों तो हमारे नजरिए की जीत होगी। नेहरू और गांधी परिवार को लेकर हुए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं नेहरू जी को उतना नहीं जानता, लेकिन हमेशा से उन्हें अपना गाइड मानता आया हूं। बात दादी इंदिरा गांधी की है तो उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं न रहूं तो सार्वजनिक तौर पर अपने आंसुओं को मत निकलने देना। राहुल ने अपने पिता राजीव गांधी को लेकर चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उनका अंत समय करीब है। राहुल गांधी को लगता था कि कुछ शक्तियां और ताकतें खड़ी हो गई हैं जो उनकी जान ले सकती हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता तो प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार की बढ़ा रखी है। कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन से पहले पार्टी नेताओं पर हुई ईडी की कार्रवाई से बीजेपी घिर चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर बीजेपी को सख्त संदेश दिया है। तो क्या कहा है प्रियंका ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी राज में केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही हैं, खासतौर पर उन राज्यों में जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की है। इस बीच कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन से पहले ईडी के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ठिकाने पर मारे गए छापों से बीजेपी उल्टा घिर गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने ईडी को केंद्र की कठपुतली बताते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला व अन्य कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करती दिखी? लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने व मोदी जी और उनके मित्र के बीच की साठगांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे।
कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को नहीं दबा सकते। दरअसल 20 फरवरी को ईडी के कोयला मामले में कांग्रेस नेताओं पर की गई छापेमारी सवालों के घेरे में आ चुकी है। ये छापे तब मारे गए जब रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होना है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। ईडी की कार्रवाई को महाधिवेशन पर अड़ंगा डालने की कोशिश माना जा रहा है। प्रियंका के तेवरों से साफ है कि कांग्रेस अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। इधर तेवर तो उद्धव ठाकरे के भी काफी सख्त हो गए हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान और तेज हो गया है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे हार मानने को तैयार नहीं हैं। शिवसेना का नाम और निशान छिन जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा, जिस पर कोर्ट ने उद्धव को बड़ी राहत दी है। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल में अब तक सब कुछ उद्धव के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच उद्धव गुट को आज भी देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी उम्मीदें हैं। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना को लेकर गलत फैसला दिया है, उनको इस फैसले को पलट देना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान पीठ को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए नियत किया गया है। उन्होंने कहा कि हम रोज होने वाला नियमित काम प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कल यानी 22 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उद्धव बनाम शिंदे विवाद के दूसरे पहलुओं की पहले से ही सुनवाई कर रही है, इसलिए उसे बीच में बाधित करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो नई याचिका को पहले पढ़ना चाहते हैं, फिर वो कल दोपहर 3:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता, सरकार बनाने के लिए शिंदे को मिले निमंत्रण, नए स्पीकर के चुनाव जैसे कई मामलों पर उद्धव गुट की तरफ से उठाए गए सवालों पर दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए उसको पार्टी का नाम और सिंबल देने का आदेश दिया था। इसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं इस फैसले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और शिंदे गुट के बीच 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। उद्धव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें तो इस वक्त अडानी ग्रुप पर भी हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप का बुरा दौर शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है, तो वहीं कंपनी के हाथों से कई डील भी फिसलती जा रही है। अब अडानी ग्रुप को एक और झटका लगा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप को लेकर देश और दुनिया में ऐसा हंगामा मचा कि कारोबारी गौतम अडानी बैकफुट पर आ गए। लगातार एक के बाद एक कई झटके झेल चुके अडानी ग्रुप को कई फ्रंट पर यू टर्न लेना पड़ा है। अपने कई फैसले या तो बदलने पड़े हैं या फिर टालने पड़े हैं। ग्रुप को बॉन्ड, नए प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप को होल्ड पर डालना पड़ा है। अडानी ग्रुप की कुल कंपनियों की वैल्यूएशन गिरने से ग्रुप को कुल मिलाकर $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। गौतम अडानी खुद दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में एक महीने के अंदर तीसरे नंबर से खिसक कर 25वें नंबर पर आ चुके हैं। उनकी खुद की संपत्ति $70 अरब से नीचे चली गई है। गौतम अडानी अपने कई फैसले वापस लेंगे या पीछे हटेंगे, इस सिलसिले की शुरुआत तभी हो गई थी जब उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस का FPO वापस लेने का ऐलान किया था। FPO वापस लेने के बाद से ही ग्रुप ने खुद अपने कई प्रोजेक्ट्स रोके हैं। कई अधिग्रहण होने थे जिनसे समूह ने अपने पांव पीछे खींच लिए। वहीं कुछ पार्टनरशिप्स में ग्रुप को नुकसान हुआ है। ग्रुप अपने कई कारोबार में बैकफुट पर चला गया है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेस ने पावर ट्रेडर PTC इंडिया से हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। इससे पहले अडानी पावर ने DB पावर के अधिग्रहण में हिस्सा नहीं लिया था। बोली लगाने के 15 जनवरी के टाइम लिमिट तक कंपनी की ओर से कोई बोली नहीं आई थी। अडानी पावर ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि वो लगभग 7000 करोड़ का अधिग्रहण कर सकता है। टोटल एनर्जी के साथ भी उनकी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर $50 अरब की पार्टनरशिप होनी थी, जिसे टोटल एनर्जी ने होल्ड पर डाला है। अडानी ट्रांसमिशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस ने बॉन्ड के जरिए 1000 करोड़ का फंड जुटाने का जो ऐलान किया था उसे वापस ले लिया गया था। अडानी ग्रुप की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुश्किलें तो कर्नाटक में भी बीजेपी की बढ़ने वाली हैं। बीजेपी टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत को गरमाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर टीपू सुल्तान के एक वंशज ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है, जिसके बाद बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में जब जब विधानसभा के चुनाव करीब आते हैं तब तब टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत जोर पकड़ने लगती है। खासकर बीजेपी सुल्तान के नाम पर राजनीति को गरमाती है और इस बार भी सत्तारूढ़ पार्टी का इरादा कुछ ऐसा ही है। लेकिन उससे पहले ही टीपू सुल्तान के एक वंशज मंसूर अली ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई में टीपू सुल्तान का नाम नहीं खींचा जाना चाहिए। कई पार्टियां वोट के लिए हमारे पूर्वजों को अपमानित कर रही हैं। अगर पार्टियां इसी तरह बयानबाजी करती रहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कुछ दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा था कि सिद्धारमैया को भी उसी तरह खत्म कर दिया जाएगा जिस तरह टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया गया था। उनके इस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा बीजेपी चीफ नलिन कुमार कातिल ने कहा था कि टिपू सुल्तान के सभी उत्साही अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। टिपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़कर जंगलों में भेज देना चाहिए। इस बयान को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। टीपू सुल्तान के एक वंशज मंसूर अली ने कहा कि अमित शाह ने टीपू सुल्तान की तुलना सावरकर से की थी, जो गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी दल ने टीपू सुल्तान के लिए कुछ नहीं किया, केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया है। मंसूर अली ने कहा कि सियासी लड़ाई में टीपू सुल्तान को न खींचें। अगर आपने पूर्वजों को अपमानित किया तो कोर्ट जाएंगे। इस चेतावनी के बाद राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है, खासकर बीजेपी की, क्योंकि वही अक्सर टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत करती है। कर्नाटक में अब टीपू सुल्तान मुद्दे ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलों में तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी भी फंसे हुए हैं। लखीमपुर खीरी मामले में बेटे आशीष मिश्र को तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर गिरफ्तारी का संकट दिखाई दे रहा है। तो क्यों मुश्किल में दिख रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की जान लेने के मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को बनाया गया है, जिस कारण सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला गृह राज्य मंत्री के खिलाफ आया तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस मामले में अजय मिश्र फंसते दिख रहे हैं वो 22 साल पुराना है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया के बनवीरपुर गाँव में 8 जुलाई 2000 को छात्र नेता प्रभात गुप्ता की जान ले ली गई थी। इसे लेकर कई दिनों तक लखीमपुर में प्रदर्शन हुए। इस मामले में प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिश्र टैनी को मुख्य आरोपी बनाते हुए 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था, लेकिन निचली अदालत ने 2004 में अजय मिश्र सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। निचली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। राज्य सरकार की ओर से भी अलग से याचिका दायर की गई, जिसमें निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। 18 साल तक कोर्ट में मामला चलता रहा। 9 नवंबर 2022 को ही मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन फैसला लिखवाते समय कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत कोर्ट को महसूस हुई, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई जारी रखी और अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। निचली अदालत के आरोपियों को बरी किए जाने संबंधित आदेश पर हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर हर किसी की नजरें होंगी। अगर निचली कोर्ट का फैसला पलटा तो अजय मिश्र के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जोशीमठ में आए संकट की। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा की तारीखें घोषित कर दी। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन यात्रा सुरक्षित रहेगी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे दरकता दिख रहा है। 10 किलोमीटर के हिस्से में कई दरारें दिखने लगी हैं और कई जगह तो दरारें गड्ढों का रूप ले चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जोशीमठ में हो रहे नुकसान के पीछे किसकी गलती है। इसे लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखते हैं ये खबर। जोशीमठ में पड़ रही दरारें अभी भी रुकी नहीं हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति ने जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के लिए की गई सुरंग खुदाई को भूधसाव का मुख्य कारण माना है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जोशीमठ की भूगर्भीय संरचना की तुलना में यहां अधिक निर्माण कार्य हुए हैं। समिति ने जोशीमठ की भार क्षमता को कम करने का सुझाव भी दिया है। समिति की रिपोर्ट राज्यपाल, सरकार और एनडीआरएफ को सौंप दी गई है। अपनी रिपोर्ट में समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डीसी गोस्वामी ने बताया कि जोशीमठ की भूगर्भीय संरचना को देखें तो ये लंबे समय तक ग्लेशियर से ढका रहा। ग्लेशियर के मलबे और बड़े बड़े बोल्डरों से जोशीमठ की सतह का निर्माण हुआ। दरअसल जोशीमठ की सतह और बोल्डरों की ढलान एक ही ओर है, लेकिन एनटीपीसी की सुरंग की खुदाई से एक्वीफर में पंचर हो गया है, जिससे गांव तक जाने वाले जल स्रोत भी प्रभावित हुए हैं। जेपी प्रोजेक्ट के पास 580 लीटर प्रति मिनट से हुआ भूजल रिसाव इसका प्रमाण है। समिति के सदस्य डॉक्टर श्रीकृष्ण नौटियाल ने बताया कि जोशीमठ की भार धारण क्षमता के अनुसार 25 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों का निर्माण नहीं होना था।
जबकि यहां 7 मंजिला भवनों का निर्माण कर दिया गया। जोशी मठ में मुकुट की आकृति में दरारें आ रही हैं। करीब आधा किलोमीटर लंबी दरारों की गहराई करीब 60 मीटर तक है। तो साफ है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज जोशी मठ मुश्किल में फंस गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।